Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार। न्यूज लॉन्ड्री, इंडिया डाटा पोर्टल और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के इस साझा पैनल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हमसे इस वेबिनार के जरिए जो तमाम लोग जुड़ रहे हैं उनको एक बार मैं इस थोड़ा सा विषय की जानकारी दे दूं। इसका विषय है भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर रिपोर्टिंग और डाटा, रोजगार और मनरेगा। तो इसके तहत हम इस पैनल डिस्कशन में जो हमारे साथ जुड़ रहे लोग हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। और चूंकि हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो ये जो तीनों चीजें हैं, रोजगार का मुद्दा है और मनरेगा का मुद्दा है और डाटा से जुड़ी जो चीजें हैं उसका बहुत महत्व है। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों का कहीं ना कहीं इस विषय के ऊपर लंबा चौड़ा काम है, इस पर इनकी कहीं ना कहीं विशेषज्ञता है। तो मैं एक बार सरसरी तौर पर जो हमारे मेहमान हैं उनका परिचय करवा दूं आपसे और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रितिका खेरा जुड़ी हैं। रितिका जी IIT दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं। इसके अलावा IIM अहमदाबाद से भी जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा रितिका की एक और बड़ी पहचान है, डाटा के ऊपर इनका काफी काम है। इन्होंने आधार जो कि से जुड़ी 2 किताबें इनकी बहुत मशहूर हैं। हिंदी में उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, हालांकि वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं किताबें। आधार पर एतराज नाम से एक किताब है और दूसरा आधार से किसका उद्धार। तो ये किताबें, और इसमें डाटा के नजरिए से, जो डाटा से की प्राइवेसी है उसके नजरिए से बहुत सारी चीजों पर रोशनी डाली गई है। इसके अलावा अरविंद शुक्ला हमारे साथ हैं। अरविंद शुक्ला पत्रकार हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था के ऊपर इनका काम धाम है। गांव कनेक्शन नाम की एक वेबसाइट है, उससे बतौर एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं अरविंद शुक्ला। साथ में हमारे पुष्यमित्र जी जुड़े हैं पटना से। पुष्यमित्र स्वतंत्र पत्रकार हैं और बिहार के पटना में रहकर बीते करीब 2 दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, प्रभात खबर जैसे बड़े संस्थानों में काफी समय तक काम किया है। इसके अलावा इनकी कई किताबें हैं जो कि अब तक प्रकाशित हो चुकी है और किताबों का, इनके कामकाज का दायरा जो ग्रामीण परिवेश या अर्थव्यवस्था है या उससे जुड़ी चीजें हैं। हाल ही में इनकी किताब आई है रुकतापुर, जो कि बिहार के परिवेश के ऊपर है। तो हम पुष्यमित्र से भी इस दौरान चर्चा में बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। साथ में हमारे मेधा काले हैं जुड़ी पुणे से, महाराष्ट्र से। वहां पर रहकर ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर पत्रकारिता कर रही, वहां की व्यवस्थाओं के ऊपर उनका कामकाज है। मेधा पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया से जुड़ी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार P साईनाथ की संस्था है। हमारे साथ इसके अलावा दीप्ति सोनी जुड़ी हैं। दीप्ति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में कम्युनिकेशन की प्रमुख हैं। इससे पहले दीप्ति इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। तो ये तो हुई बातचीत जो हमारे साथ जुड़े मेहमान हैं। अब थोड़ी सी और बात मैं अपनी करके ये जो कार्यक्रम है, इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले दीप्ति एक छोटा सा हमारे लिए एक डिजिटल प्रेजेंटेशन है, उसको हमारे सामने रखेंगी और वो इसी मुद्दे से जुड़ी चीजें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं आज। और अच्छी बात यह है कि उस प्रेजेंटेशन के जरिए हम इस विषय को थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे और अपनी बातचीत जो हमारी होने वाली है उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि दीप्ति, सबसे पहले आप अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको हमारे सामने रखें, फिर हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू अतुल। मैं आप सब जान सकते हैं, धन्यवाद। इस वेबिनार से जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पहले थोड़ा अपने इंडिया डेटा पोर्टल के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इंडिया डेटा पोर्टल एक एकल खुला उपयोग पोर्टल है जिसमें मुख्यतः पत्रकारों के सहयोग के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल करके वह कृषि, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आदि उपलब्ध डेटा सेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनपसंद तस्वीर, सजीव चित्र यानी कि ग्राफिक्स भी बना सकते हैं। ये पोर्टल और लोगों जैसे कि शोधकर्ता, उनमें से कई लोग आज हमारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं, छात्रों, नीति बनाने वाले आदि लोगों की भी मदद कर सकता है। पोर्टल पर अगर मैं आपको बताऊं तो इस समय हमारे पास 40
अलग अलग तरह के डेटा सेट उपलब्ध हैं, एग्रीकल्चर सेंसस, सॉइल, रेनफॉल, इस तरह के डेटा। और ये सारी जानकारी इन्हें 45 से भी ऊपर तरीके के विजुअलाइजेशंस या चित्रों में बनाया जा सकता है। और ये सारी जानकारी जो है वो भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है और 6 भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं आज की चर्चा के विषय के बारे में, संकट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, डेटा के आधार पर लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी का बनना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कोविड संबंधित बंदी, लॉकडाउन के दौरान इसको और भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है। और अब जबकि बंदी नहीं है तब भी मुश्किलों का दौर जारी है। संकट अर्थव्यवस्था का यहाँ पर मतलब है निम्न स्तर आय, बेरोजगारी और भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान। इन मुश्किल हालातों में जरूरत है एक बड़े और ठोस कदम की जो इसको तेजी से बढ़ने में सहायता करे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी जनसंख्या के अनुसार हमारे पास साधन काफी सीमित हैं। तो इन सीमित साधनों को देखते हुए जरूरत है संरचित और व्यवस्थित तरीकों की जिससे महत्वपूर्ण रास्ते बनाए जा सके। और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर ठोस डेटाबेस हो और इस डेटाबेस की मदद से हम लक्षित तरीकों से अपने पास उपलब्ध सीमित साधनों में भी ज्यादा से ज्यादा विकास प्राप्त कर सकते हैं। और इंडिया डेटा पोर्टल पर ऐसे कई डेटा सेट उपलब्ध हैं जो कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में काफी गहरी जानकारी दे सकते हैं और उनमें से कुछ को आज हमने इस प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए चुना है। ये पहला, अगर आप देखें पहला चित्र, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS डेटा के बारे में है। यह डेटा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोजगार और श्रमिक वर्ग के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में बेहतर जानकारी देता है जिससे लोक नीति बनाने में और उसे अमल में लाने में मदद मिल सकती है। अगर हम PLFS डेटा को देखें तो PLFS डेटा जो है वो सालाना उपलब्ध कराया जाता है और इसकी वजह से देश में बेरोजगारी और जो हमारे देश में रोजगार संबंधित ढांचे हैं उनको बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। इसके इनमें अलग अलग आयाम हैं जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र या मर्द और औरत आदि कई तरह के नाजुक अंतर की भी जानकारी देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप PLFS डेटा जो जानते हैं या जो उसमें काम करते हैं, उदाहरण के तौर पे वहां पे ग्रामीण इलाकों में उन घरों में जहां पर मासिक प्रति व्यक्ति खर्चा ज्यादा है, वहां पर उन घरों के मुकाबले जहां पर मासिक प्रति व्यक्ति खर्चा कम है वहां पर बेरोजगारी की संख्या भी ज्यादा है। अगर हम त्रैमासिक डेटा यानी कि क्वार्टरली डेटा से हम बात करें तो उससे हमें वेतन भोगी यानी कि सैलरीड, सामयिक यानी कि कैजुअल, स्वनियोजित यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड कामगारों के वेतन या मजदूरी में जो अस्थिरता आती है उसके बारे में भी पता चल सकता है और इससे हमें श्रमिक वर्ग की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। यह चित्र अगर आप देखेंगे, इस चित्र में जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में मासिक प्रति व्यक्ति खर्चे के आधार पर पुरुषों में बेरोजगारी के आंकड़े दिखाए गए हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम जब देश के लिए कोई भी लोक नीति बनाते हैं तो उस समय काफी उपयोगी होती है। ये मेरी अगली दो जो मैं चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ मनरेगा के ऊपर है। मनरेगा भी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बताने में एक बहुत काम का आंकड़ा है। तो अगर हम देखें तो मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने और उसके मुकाबले काम पाने के आंकड़े देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। लॉकडाउन या बंदी के चलते प्रवासी कामगार शहरों से गांव वापस चले गए थे और ये किसी से छुपा नहीं है, जिससे मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने के मामलों में तेजी से बढ़त हुई। अगर आप देखें तो इसमें एक आपके ग्राफ में आपको स्पाइक दिखेगा जिससे आपको पता चलेगा कि काम मांगने की स्थिति लॉकडाउन के दौरान बढ़ गई थी। और अगर हम देखें कि और लॉकडाउन खुलने के बाद उद्योग जगत फिर से शुरू हो गया है, कृषि क्षेत्र में फिर से काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये मांग कम हो गई है। डेटा को देखते हुए हमें इन चीजों की बेहतर समझ मिलती है और इन्हें साथ साथ हम डेटा की मदद से इन्हें और भी कई कारणों से भी जोड़कर देख सकते हैं। काम मांगने और ये अगली स्लाइड में हम उनको कितना काम मिला, तो काम मांगने और इसके मुकाबले काम मिलने की दैनिक जानकारी से यह पता चलता है कि राज्य सरकारें श्रमिक और उनके परिवारों के लिए कोविड की वजह से उत्पन्न हुए संकट को कितना नियंत्रित कर पाई थी। दैनिक आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 10 जून के बाद से अब तक मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने की संख्या में कमी आई है और मई महीने के मुकाबले यह संख्या लगभग 1 से 2% ही है।
आंकड़े हमें ये भी बताते हैं कि जितना काम मांगा गया और जितना काम उनको दिया गया उसकी संख्या में एक संगत है, यानी कि कंसिस्टेंसी है। अब अगर हम बात करते हैं इस चित्र की, तो इस चित्र में ये चित्र जनगणना 2011 से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 69% आबादी यानी कि 69% पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में बसती है। किंतु ये आंकड़े राज्य और जिला स्तर पर एक रूप नहीं है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा सिर्फ 2% ही है। और अगर हम बात करें दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की, तो दिल्ली और हैदराबाद में जिला स्तर पर ग्रामीण आबादी 0 भी हो सकती है, और जबकि किन्नौर या लाहौल एवं स्पीति में ये आबादी जो है वो 100% भी हो सकती है। अगर हम क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या में इस प्रकार की विषमता की जानकारी होने से उपलब्ध साधनों के आवंटन में की सफल रणनीति बनाने में काफी सरलता हो सकती है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में कामयाब हो सकती है। अगर हम इंडिया डेटा पोर्टल की बात करें, तो इंडिया डेटा पोर्टल का सेंसस 2011 का डेटा राज्य और जिले के स्तर पर उपलब्ध है, जो कि ग्रामीण और शहरी आबादी के आधार पर उनमें रहने वाले लोगों के व्यवसाय, किस प्रकार के घरों में वो रहते हैं, किस किस्म की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, स्वच्छता, बिजली या खाना बनाने की गैस आदि की उपलब्धता के आधार पर विभाजित है। अब हम आते हैं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और मुख्य बात पे, कृषि क्षेत्र में। अब जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है, और इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कृषि अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। और इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक ग्रामीण रोजगार जो है उसका एक बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है, और इसलिए अगर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कृषि क्षेत्र की बेहतर जानकारी अगर हमें हो, तो हमें उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझने में भी बेहतर मदद मिलेगी। भारत की लगभग 86% भूमि धारण यानी कि लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से भी कम है। अगर मैं अलग अलग राज्यों की इस चित्र में बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे के हर राज्य के हिसाब से कितनी प्रतिशत जो है वो मार्जिनल यानी कि सीमांत वर्ग के किसान हैं। तो भारत के 2/3 किसान लगभग छोटे, स्मॉल या सीमांत मार्जिनल वर्ग में आते हैं। राज्य स्तर पर छोटे और सीमांत वर्ग के किसान विभिन्न तरीकों से विभाजित हैं। जमीन के छोटे हिस्से ये भी बताते हैं कि इन किसानों की जिंदगी जीने की हैसियत और किसी भी प्रकार की अनिश्चितता और जोखिम को संभालने की क्षमता को भी दर्शाते हैं। उनके ऐसे हालात और किसी भी तरीके के सुरक्षा साधनों के अभाव ने कोविड-19 के दौरान उनकी स्थिति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी गहरे संकट में डाल दिया है। कृषि सेंसस 2011 में निविष्ट सर्वेक्षण यानी कि इनपुट सर्वे 2011 के से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हमें क्षेत्र के विभाजन, किस तरह की फसल उगाई जा रही है, सिंचाई के तरीके आदि का पता चल सकता है। इससे हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नजदीक से समझने और उसमें आ रही परेशानियों को दूर करने की दिशा में सही कदम उठाने में मदद मिल सकती है। अब हम बात करते हैं फूड ग्रेन यानी कि अनाज व्यवस्था की। खुद गरीबी और दुर्गम अवस्था में होने के बावजूद आप इस चित्र से देख सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। आज भारत में अनाज की उपज 250 मिलियन टन से भी ज्यादा है और प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता भी बढ़ गई है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार ये 1950 में 114 किलो से बढ़कर 2018 में 185 किलो हो गई है। पर लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद कम मांग की वजह से कृषि क्षेत्र को पुनः प्रवर्तन यानी कि रिवाइवल की आवश्यकता है, ताकि वह देश की उन्नति में निरंतर सहयोग कर सके। अब हम बात करते हैं कि फसल उगाने की लागत। तो यहाँ इस चित्र में हमने गेहूं, पंजाब में उगाए गए गेहूं की लागत के बारे में हमने बात करी है। हर किसान यही चाहता है कि उसके उत्पाद या फसल की बेहतर कीमत मिले, क्योंकि ज्यादातर कृषि उत्पाद विनाशशील यानी कि पेरिशेबल होते हैं। इसलिए भविष्य में मिलने वाले उनके दाम ढुलमुल यानी कि अनसर्टन होते हैं और उम्मीद के मुताबिक भी नहीं होते हैं। उनके कम टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी की वजह से भी ज्यादा दाम मिलने की संभावना कम हो जाती है। कुछ चीजों के दाम सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, जो कि फसल उगाने और उत्पादन की लागत के आधार पर रखे जाते हैं। भारत का कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP ने उत्पादन के विभिन्न चरणों के दाम तय कर रखे हैं। फसल उगाने की लागत और मुनाफे को साथ जोड़कर दाम के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP तय किया जाता है।
और आप जानते हैं कि अभी इसी से संबंधित एक बिल संसद में प्रस्तुत हुआ था। तो इस प्रस्तुत हुए कृषि विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर विवाद एक चर्चा का विषय है। हालांकि सरकार ने कई बार यह स्पष्टीकरण दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत की कृषि नीति यानी कि एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंतर्गत जारी रहेगा, किंतु विधेयक में इसके नहीं होने से देश के किसानों में काफी असंतोष है, जो कि मीडिया में काफी बेहतर तरीके से कवर हुआ था। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया डेटा पोर्टल पर फसल उगाने की लागत डेटा सेट 1996 से 2015 तक लगभग 20 सालों का विभिन्न फसलों का राज्य स्तर पर विस्तार में लागत का विश्लेषण करता है, और ये डेटाबेस किसानों, सरकार, नीति विशेषज्ञों को विभिन्न कृषि उत्पादों का समय अनुसार झुकाव की जानकारी दे सकता है। हमें ये भी पता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी कुछ वस्तुओं को बाजार में स्थिर रखने के में मदद करता है, क्योंकि कुछ कृषि उत्पादों जैसे कि गेहूं, चावल आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल सरकार ही तय कर सकती है, इसलिए और चीजों के मुकाबले उनके दामों में ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करते हैं कृषि उत्पादों के दाम की जानकारी अगर होने से भविष्य में उनके दामों का सही आंकलन करने में मदद मिलती है। इंडिया डेटा पोर्टल पे इस तरह की जानकारी भी उपलब्ध है। इसका एगमार्क ने डेटा सेट मंडी स्तर पर 100 से भी ज्यादा कृषि उत्पादों की न्यूनतम और अधिकतम दामों के बारे में पिछले 10 साल की मासिक आधार पर यानी कि मंथली पीरियोडिसिटी पर विस्तृत जानकारी दे सकता है। ये जानकारी किसानों के लिए काफी कामगार सिद्ध हो सकती है ये फैसला लेने में कि किस फसल या उत्पाद की उन्हें मंडी में क्या दाम मिल सकते हैं, या उसके हिसाब से वो किस किस्म की फसल की पैदावार करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या औपचारिक रोजगार की। इस चित्र में अगर हम देखें तो जनवरी 2019 से अगस्त 2020 तक देशव्यापी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS से जुड़ने वाले नए कामगारों के आंकड़े दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि लॉकडाउन के दौरान नए सदस्यों की संख्या में कमी आई है और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की रोजगार संख्या में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि रोजगार में लगे लोगों की संख्या धीरे धीरे बेहतर हो रही है, फिर भी यह संख्या अभी भी कोविड के पहले के संख्या के बराबर नहीं पहुंची है। तो हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी एक अग्रसर होती नजर आ रही है, पर उस हिसाब से हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है जो कोविड के पहले हो रही थी। अब बात करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशंस की। इस चित्र में अगर आप देखें तो आंकड़े दिखाते हैं कि नई कंपनियों के पंजीकरण के झुकाव जनवरी से अगस्त 2019 और जनवरी से 2020 के दौरान लॉकडाउन के महीनों में नई कंपनियों के पंजीकरण में साफ गिरावट दिखाई देती है। हालांकि ये संख्या अब ऊपर दिखती जा रही है, लेकिन फिर भी पहले के स्तर पर नहीं पहुंची है। तो ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की दशा को दर्शाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हालात बेहतर हो रहे हैं, पर अभी भी ये गंभीर बने हुए हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर से गुजर रही है, और इस प्रस्तुतिकरण यानी कि आज की प्रेजेंटेशन में दिखाए गए डेटा सेट जहां एक तरफ पत्रकारों की बेहतर रिपोर्टिंग में मदद कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और लोक नीति बनाने वाले लोगों के लिए भी कामगार सिद्ध हो सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज इस हमारी चर्चा के दौरान हम इस तरह के कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जिससे हमें पता चले कि हम बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार या उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। धन्यवाद दीप्ति। चूंकि हमने काफी विस्तार से एक प्रेजेंटेशन देखा, तो हमारे साथ रितिका जी हैं और अर्थशास्त्री हैं। तो सबसे पहला सवाल रितिका जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आपने देखा कि इंडिया डाटा पोर्टल के इतने सारे आंकड़े और इतने सारे चीजें हमारे सामने हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का जो ओपन सोर्स डाटा अवेलेबल है हमारे पास, तो ये वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था या इससे जुड़े चीजों पर हमारी मीडिया को, हालांकि आप मीडिया से जुड़ी नहीं है, फिर भी क्या मीडिया को बहुत सूचना संपन्न, बहुत उसकी रिपोर्टिंग बहुत प्रभावशाली बनाने में इस तरह के आंकड़ों का महत्व हो सकता है? क्योंकि हम एक जो समस्या देख पाते हैं वो ये है कि आंकड़े तो उपलब्ध हो जाते हैं, उन आंकड़ों से कहानी निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, सबको समझ नहीं आता।
सो थैंक यू। सबसे पहले मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगी कि मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अहम सवाल है और जो मुद्दा है उसकी जड़ तक जाता है। क्योंकि हालाँकि मेरा पत्रकारिता से इतना सीधा लगाव नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पत्रकार फ़ोन करते हैं कभी कमेंट के लिए या कभी उनके पास अगर डेटा हाथ लगता है तो उसे समझने के लिए। और मैं काफ़ी पहले मुझे गुस्सा आया करता था क्योंकि मुझे लगता था ये कैसे ऊट-पटांग सवाल पूछ रहे हैं और बिल्कुल मतलब गंगा इस तरफ बहनी चाहिए और उसको वो इस तरह बहा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे थोड़ी बहुत उनसे सहानुभूति भी है क्योंकि उनको भी एक दिन कहा जाता है नरेगा पे स्टोरी करो, अगले दिन बोल दिया जाता है कि वो करप्शन हो गई, वो देश से भाग गया, उस पे स्टोरी कीजिए। तो उनकी जो पकड़ है मुद्दे पर, वो इतनी अच्छी नहीं है और वो बिल्कुल समय सीमा के अंदर उनको कुछ ना कुछ स्टोरी निकालनी होती है। तो इस परिस्थिति में अगर डेटा को जल्दबाजी में इस्तेमाल किया जाए और चलो कभी तो वो ठीक बंदे के पास आ जाते हैं पूछने के लिए, लेकिन कभी-कभी मेरे पास इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसे हिंदी आती है और थोड़ा बहुत डेटा की जानकारी है, ग्रामीण क्षेत्र पे काम है, तो ग्रामीण क्षेत्र पे होने के नाते वो मुझे कृषि के बारे में भी पूछ लेते हैं। और मैं अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन मेरा एक दायरा है जिसमें मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। उस दायरे से बाहर मैं हिचकिचाती हूँ बोलने में। लेकिन ये इस तरह की थोड़ी रिफ्लेक्शन मेरे हिसाब से उसकी बहुत ज़रूरत है। एक छोटा-सा उदाहरण दे देती हूँ। जैसे ये अभी प्रेज़ेंटेशन हुआ, उसमें बताया गया कि नरेगा की कितनी माँग थी और लोगों को कितना नरेगा में काम मिला। अब हमें पता है कि जो एमआईएस में एंट्री होती है डेटा की, वो ये होती है कि जब वो काम देने की स्थिति में होते हैं, तभी वो उसकी काम की माँग को रजिस्टर किया जाता है। इस वजह से काम की माँग और दिया गया काम वो आस-पास ही हमेशा चलते हैं। तो ये जो सरकारी खेल है, जो प्रशासनिक खेल है कि एमआईएस में क्या डेटा चढ़ाया जाएगा और कब चढ़ाया जाए। रितिका जी की आवाज चली गई है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ उन्होंने इशारा किया था, और वो ये था कि बहुत सारे पत्रकार उनके पास पहुंचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और अक्सर उनके सवाल जो होते हैं बहुत बहुत नाइव उस तरह के होते हैं जो कि जिनको बचकाने कहे जा सकते हैं। पहले तो हमारे साथ चूंकि मेधा भी हैं, पुष्यमित्र भी हैं और अरविंद भी हैं, तो एक चीज हमने देखी है कि हाल के दिनों में, या कहें एक कंटिन्यूएशन में लंबे समय से ऐसा हुआ है कि पत्रकारिता की जो एक बीट हुआ करती थी, ग्रामीण पत्रकारिता और जो फार्मिंग वाली, कृषि वाली बीट हुआ करती थी पत्रकारों की, वो मेन स्ट्रीम मीडिया या कहें लेगेसी मीडिया के उससे गायब हो गई है, धीरे धीरे खत्म हो गई है। आज की तारीख में हमारे पास दूसरा पी साईनाथ का नाम लेने पर हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है खोजना कि कोई दूसरा फिर क्यों नहीं उस बीट का उतना बड़ा पत्रकार है हमारे सामने। तो ये जो समस्या है, वो दिखता है कि पत्रकारिता जो ग्रामीण स्तर की थी, ग्रामीण इकोनॉमी की थी, वो लगातार खत्म हुई है, जिसकी वजह से वो दिक्कत आई है, जिसका इशारा रितिका जी भी कर रही थी। तो मेधा, आप चूंकि जुड़ी हुई हैं पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया, तो क्या दिक्कत आती है? ये जो समस्या है कि मीडिया हाउसेस तो उस तरह के पत्रकारों को, इस तरह की बीट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जहां पर जिस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो उस समस्या की बात करें आपसे अगर हम, तो क्या लगता है कि हमें अब इस तरफ फिर से ध्यान देना चाहिए? क्योंकि इस महामारी ने हमें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जब फिर से हम अपनी उन्हीं तरफ, जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, लोग गांवों की तरफ लौट रहे हैं। इस तरह की समस्या में को देखते हुए फिर से हम उस तरह उन चीजों की बात फिर से करें, उस बीट को फिर से मजबूत करें। बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद, मुझे ये मौका मिला आपसे बात करने का। पीपल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया ने बहुत सारा कवरेज किया है, और आपने अगर कोविड की उनकी स्टोरीज हमारी देखी होंगी तो लगभग 150 स्टोरीज सिर्फ कोविड के बारे में मार्च से लेके अब तक ही चालू है। रोज एक स्टोरी आ रही है और भारत के कोनों कोनों से आ रही है,
और हमारा मकसद ही अभी यही बना है कि एवरीडे लाइव्स ऑफ एवरीडे पीपल, रोजमर्रा के लोग और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, क्योंकि उसी से पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। और मैं थोड़ा सा अलग एक एंगल डेटा को देना चाहूंगी। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, और मैंने सेहत के क्षेत्र में काफी सारा काम किया है पारी से जुड़ने के पहले। और मेरा काफी सारा काम महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में सेहत पे, स्वास्थ्य पे ट्रेनिंग लेना, लोगों से बात करना, इस तरह का रहा है। और पारी से जुड़ने के बाद में थोड़ा बाकी भी सारी चीजें यहाँ पे बोलना चाहूंगी। एक तो यह है कि जब आंकड़े आते हैं, तो जैसे अभी दीप्ति ने भी एक प्रेजेंटेशन दिया है इंडिया डेटा पोर्टल पे, बहुत काफी अच्छे से विजुअलाइज हम कर पा रहे हैं डेटा, पर वो डेटा के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और जब हम बोलते हैं कि 50 लाख या 35 लाख या 30 लाख या शायद 10% या 20%, तो वो 10% कौन है, उनका चेहरा क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी बातें कौन सुनता है। तो एक डेटा वो भी है कि जो हमें बताता है कि वो 50 लाख में हर एक बंदे की जिंदगी और हर एक बंदे की कहानी क्या है। जब हम बोलते हैं रिवर्स माइग्रेशन, तो एक दो लफ्ज में एक पूरा एक चित्र हमारे सामने आ जाता है कि इतने सारे करोड़ों लोग अपना काम का ठिकाना छोड़ के अपने गांव चल के वापस गए। कुछ लोगों ने वहां पे उनको जान देनी पड़ी। काफी सारी स्टोरीज आपने पढ़ी है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन जब वो सारा चीज रिवर्स माइग्रेशन, ये दो लफ्जों में हम नहीं पकड़ पाएंगे, तो वो भी एक तरह का, मैं सोचती हूँ कि वो भी एक डेटा है। जैसे मनरेगा की हम बात कर रहे हैं या डेटा की हम बात कर रहे हैं, तो मनरेगा से जुड़ के काफी सारा डेटा आ जाता है कि कितने परसेंटेज जनरेट हुए, कितने हाउस होल्ड ने काम किया, जॉब कार्ड्स कितने लोगों के पास है, या फिर कितना एवरेज 100 दिन कितने लोगों ने पूरा किया, ये सारा डेटा हमको मिल जाता है। लेकिन जब मैं किसी एक बूढ़ी औरत से मिल जाती हूँ महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, 77 साल की एक बूढ़ी औरत हमारे पास आती है और बोलती है कि मैं अकेली रहती हूँ, विधवा हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और जो मेरे जो उनको मालिक बोलती है, उनके पति जो है वो तो गुजर गए हैं, और मैं अकेली हूँ, मेरे को रोजगार चाहिए। जब मैं जाती हूँ रोजगार ढूंढने के लिए, तब मुझे बोला जाता है कि जॉब कार्ड तो फैमिली के नाम से बनता है, तो आपके साथ कोई पुरुष भी होना चाहिए, अकेली औरत को हम जॉब कार्ड नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाती है। तो ये भी एक समझ लाना बहुत जरूरी है कि जब हम डेटा देखते हैं, इतने सारे जॉब कार्ड धारक है, पर कितने सारों को जॉब कार्ड नहीं मिली है, कितने सारों को हमने रिजेक्ट कर दिया है, उनकी स्टोरीज कहाँ है, उनकी बातें कहाँ है। हमारे जर्नलिज्म में उन सारी चीजों की कहाँ पे गिनती हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया कि वो जो रूरल बिट है या रूरल रिपोर्टर्स जो बहुत जमीनी स्तर से, ग्रास रूट से, तृणमूल स्तर से हमको बोल रहे थे कि ये चीजें हो रही है। पी साईनाथ है, काफी सारे बहुत उन्होंने हमारी आंख खोली थी जब हम पढ़ भी रहे थे कॉलेज में कि सच में क्या हो रहा है। और वहां पे गांव में एक कोई आदिवासी हैमलेट होगा या कोई पाड़ा होगा या कोई छोटा गांव होगा, वहां क्या हो रहा है वो समझ के जब हम बोलते हैं कि हाँ यही चीजें सारे डेटा में शायद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो उसको एक इंसानी चेहरा मिल जाता है। ये बात मुझे अभी रखना मैं पसंद करूंगी। पुष्यमित्र, आपसे जानना चाहता हूं मैं कि ये जो रेडी टू यूज इस तरह का डाटा है, चूंकि आप पत्रकार हैं, सक्रिय पत्रकार हैं, तो ये समस्या हम सब लोग झेलते हैं कि तो उस लिहाज से आपका क्या आकलन है कि इस तरह का डाटा जो उपलब्ध है, जो इंडिया डाटा पोर्टल जिसकी बात कर रहा है, जिसका प्रेजेंटेशन में देखा, ये वास्तव में उस तरह की ग्रामीण इकोनॉमी जहां से लोग जो दूर दराज के पत्रकार हैं उनको बहुत सक्षम बनाता है, बहुत ताकत देता है, या फिर इसके बाद दूसरा काम शुरू होता है उन पत्रकारों को उन डाटा के मामले में ट्रेनिंग देने का, उसको समझने का, वास्तव में उसका मतलब क्या है? देखिए, अभी हमारी ग्रामीण पत्रकारिता पूरी है वो मान के चलिए कि अप्रशिक्षित और जिनको मुद्दों की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, उन लोगों के भरोसे है। आपने पहले कहा भी कि मिनिस्ट्री में पत्रकारिता में से ग्रामीण पत्रकारिता बीट गायब हो गया है। दरअसल हिंदी में क्या हुआ कि हिंदी में हर कस्बे, हर ब्लॉक में रिपोर्टर नियुक्त किए गए, और उन रिपोर्टर को तो इसलिए नहीं किया गया वहां से हमें अच्छी खबरें और गांव की असली तस्वीरें, बल्कि उनको एक तरह से एडवर्टाइजमेंट एजेंट के रूप में
सभी अखबारों ने और टीवी चैनलों ने रखा कि वहां से रेवेन्यू लाते रहे, और उसके साथ साथ रेवेन्यू से जो भी खबरें जरूरी है, जो उनको रेवेन्यू देने में मददगार हो, ऐसे खबरें भी वो देते रहे। इसलिए वो पत्र जो है वो गांव की असली स्थिति को हमारे सामने नहीं लाते हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं, अभी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैं भी जो कर रहा हूँ, वो वेब पोर्टल्स के लिए रहा हूँ, या पारी जो कर है उसका एक इन्विटेशन है, और हम सब लोगों की पहुंच उतना आम पाठक उतनी नहीं जितनी इन संस्थाओं की है। लेकिन इनके पास जो पत्रकार है उनको ना डाटा की समझ है गांव में जो है, और ना मुद्दों की समझ है कि किस मुद्दे के साथ इस डाटा का इस्तेमाल किया है। बड़ा संकट है। इसलिए आपने जो कहा कि उनको प्रशिक्षण की जरूरत है, तो शिक्षण के साथ साथ मोटिवेशन, और से बड़ी बात है कि जो लोग उनको असाइनमेंट दे हैं और जो अखबारों का या टीवी चैनलों का कंटेंट निर्धारित करते हैं, उनके अंदर भी संवेदना की जरूरत थी। वो गांव और ग्रामीण व्यवस्था के बारे में भी उनको प्रोत्साहित करें। बहुत कम पत्रकार हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव में मौका मिलता है या जो करना चाहते हैं रिपोर्टिंग। जी, हम इसके पर आएंगे हम लोग, जो कि हाल फिलहाल में जो महामारी से जुड़ी स्थितियां हैं और उसका जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार जैसी चीजों से संबंध है, उस पर आएंगे। लेकिन अरविंद शुक्ला से मैं इस पर एक टिप्पणी ले लूं। अरविंद जी, ये जो आपकी संस्था है, ये बहुत फोकस्ड गांव कनेक्शन जो है, ग्रामीण इकोनॉमी, ग्रामीण परिस्थितियों, ग्रामीण जो तमाम जुड़े मुद्दे हैं ग्रामीण परिवेश से, उसी पर काम करती है। तो मैं आपका एक जानना चाहूंगा कि आपने देखा जिस तरह से अभी दीप्ति का प्रेजेंटेशन था, या इस तरह के और भी कुछ प्लेटफॉर्म होंगे जो कि इस तरह से डाटा, इवन सरकार के बहुत सारे आंकड़े देने वाली संस्थाएं हैं, जो ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह के आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। तो आप लोग इनका किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं? शुक्रिया अतुल जी। तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आप लोगों को, इंडिया डाटा पोर्टल और न्यूज लॉन्ड्री को, कि एक ऐसा सब्जेक्ट चुना गया जिसकी हमें बहुत जरूरत है। इसमें हमें मतलब वो सभी लोग जो कुछ ग्रामीण से काम करते हैं, गांव कनेक्शन को 8 साल हो गए हैं और ये सब करते हुए, खेती किसानी, गांव मनरेगा काम करते हुए, और बहुत कुछ बदला है इस दौरान। और ये भी कि हमारे साथ भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको लगातार फेस करते हैं। तो मैं इसको 2-3 तरीके से देखता हूँ। एक तो पहली है ये कि डाटा उपलब्ध कितना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि डाटा उपलब्ध कितना है, और फिर उसको हम कैसे उसको समझते कैसे हैं। तो मैं आप लोगों की थोड़ी थोड़ी बातों से सबसे इत्तेफाक रखता हूँ, और फिर उसके बाद में अपना खुद का भी मत है, जो मैं रोज 2-4 होता हूँ। मेरे साथ भारत के 19 राज्यों के जर्नलिस्ट, एक्टिव जर्नलिस्ट काम करते हैं जो हिंदी में है, भेजते हैं, मैं उन पे काम करता हूँ। मैं खुद भी 17-18 राज्य तो मैं जाके रिपोर्ट कर भी चुका हूँ। तो पहले तो मैं देखूं कि हमारे पास डाटा उपलब्ध कितना है, पब्लिक डोमेन में है क्या। अगर आप देखो कि ये जो आप सब लोग जितने बात कर रहे हैं, अगर ये कोविड को लेकर बात करें, कोविड से पहले क्या किसी को पता था कि इतने मजदूर हैं? अगर होते तो क्या उनको उस तरह किया जाता? इवन संसद में ये तक नहीं पता चल पाया हमको आखिरी दिन तक कि जब ये जो सत्र हुआ है इसके, कि कितने मजदूरों की, या कितने जो प्रवासी थे मजदूर, तो मैं उनको नहीं कहूंगा, माफी चाहता हूं, उसके जितने प्रवासी थे जो घर लौट रहे थे, उसमें कितने की मौत हुई आज तक नहीं पता है। वो एक वेबसाइट थी जिसने कोई पर्सनल एक विदेश में लोग थे, यहाँ के थे, वो अखबारों की कटिंग के सहारे 5-6 भाषाओं में जो हादसे हो रहे थे उनको बता के उन्होंने आंकड़ा दिया था, लेकिन सरकार के पास नहीं था। एक तो ये बच हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैं कल ही न्यूज लॉन्ड्री में खबर पढ़ रहा था कि शायद जो गरीबी बताने वाला आंकड़ा है वो सरकार ने इस बार जारी नहीं किया है। बाकी आप लोग ज्यादा समझते होंगे, मैं डाटा की भाषा बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझता हूँ। मैं मनोभाव समझता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको उसी तरह रखा जाए। ये भी अपनी एक विधा है जिसको चलाने की कोशिश है। लेकिन जब क्योंकि जो लोग होते हैं उनको मैनिपुलेट किया सकता है। फिर होता है कि आप कहेंगे ना कि जब आपके पास डाटा नहीं तो आप लफाजी करेंगे, है ना, कि उसने वो आपको मतलब ऐसा शब्द है, लेकिन आप बोलते हैं ना कि आपके पास डाटा है तो आप जो बोल रहे हैं ना, जो मेधा जी बोल रही थी या दीप जी बोली, वो आप इसको पकड़ लेंगे। फिर जो आप कहना चाह रहे हो अगर डाटा उसको समर्थन करता है तो वो हो जाए। लेकिन जैसा कि स्मिथ जी कह रहे हैं, वो काफी वो घूमते रहते हैं बिहार और बाकी जगह को। आप खुद भी पत्रकार हैं और बाकी सब लोग का थोड़ा थोड़ा पत्रकारिता से कनेक्शन है। कितने पत्रकार हैं जो इसको समझते हैं? मैं आपको बताऊं उसको समझने के लिए कि 2 साल पहले की बात है। एक पत्रकार को जो कि किसी ग्रामीण मतलब एक जिले में काम करता था, उसको हमने कुछ पैसा भेजा महीने के आखिर में। उसका फोन आया कुछ देर बाद बताने के लिए ये महिमा मंडल नहीं है गांव कनेक्शन का, बस हमारी आपकी बात समझने का एक जरिया है। तो उसने मुझे बताया कि वो पैसे जो उसको 7-8 हजार भेजे गए थे महीने के, उस पैसे से उसने अल्ट्रासाउंड कराया है।
तो कुछ ऐसा चल रहा था घर में, उसके बच्चा था, उसकी बेटी हुई थी, उसको कुछ ऐसा कुछ मेडिकल खर्च में आया, और 10 साल से वो एक्टिव पत्रकार था, उसको 1 पैसा नहीं मिला था। बड़े अखबार संस्थान का वो मैं भी कई सारे काम करके आया, तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये है, अभी क्या बताइए इससे हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस तरह काम करेगा। अब दूसरा रहा कि ये तो है कि ग्रामीण पत्रकारों की जो वहां पे काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर गांव कनेक्शन या बारी को ले लें या कुछ और संस्थान, जैसे आपके यहाँ भी काफी लोग टहलते रहते हैं, या उनको छोड़ बाकी और लोग कितना खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं महाराज जब पिछली बार दिल्ली में जब यहाँ प्याज की कीमत बहुत ज्यादा थी, जब 200-150 हंगामा चल रहा था, तो मैं नासिक के गांव में था। ठीक है, कैसी भी रिपोर्ट हमने की, मैं नहीं मानता हूँ बहुत ऊंची कोर्ट की रिपोर्ट थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जब आप 200 रुपए प्याज के आंसू बहा रहे थे, 20 साल से एक ही हेडलाइन चला रहे थे, उस समय में महाराष्ट्र के उन गाँव में था जहाँ प्याज खेती होती है। अब मुझे नहीं पता उसे कितने लोगों ने देखा या हमने से कैसे रिपोर्ट किया, लेकिन वो मेरे संस्थान ने बियर किया वो खर्चे हमारा, या हम उससे जा पाए। बाकी कितने लोग करना चाहते हैं इसके लिए? कौन होगा जो पुष्पमित्र को बोलेगा कि जाइए पुष्पमित्र जी आप बिहार के 15 खबर लिखिए, मैं आपको इसके लिए वो करता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा या करूंगा। ठीक, ये तो एक संस्थागत मजबूरी की कितने लोग रखे गए हैं। 2012-13 की से पहले तक बात है, अखबार में क्या छपता है ग्रामीण में, किसान की बात कब छपती है? अतुल जी आपने इसको मतलब आप चर्चा करते हैं, पिछले दिनों भी आपने किया, आप देखिए क्या छपता है पहले पन्ने पे अखबार पे। या तो ये छपता है कि बहुत बड़ी योजना है, इसमें सरकार ने कुछ ऐसा किया, इसी सरकार की बात नहीं हमेशा से, या तो ये हो जाता है कि किसान ने कुछ ऐसा कर दिया या किसानों ने कुछ ऐसा कर दिया, तब जाके खबर जब वो निगेटिव हो। या फिर गाँव में क्या, और जो अंदर के पन्ने उसमें क्या छपता है, 2 मरे 5 घायल हो गए, इस सड़क पे ऐसा हादसा हो गया, उनके साथ ऐसा हो गया, उनके यहाँ कुछ महिला हो गए, रेप, इस तरह खबरें छपती। तो जो ग्रामीण पत्रकारिता वो तो इन सब जाके सिमट गई है, और ना अखबार या संस्थान या दूसरे लोग इनको उतना महत्व देते हैं। चैनल में तो बिल्कुल भी नहीं है, अखबार में थोड़ा बहुत है तो वो क्षेत्रीय होकर रह जाता है। एक तो मतलब दूसरी समस्या। अब आते हैं तीसरी पे। अब आप कहते हैं कि डाटा की समझ नहीं है, जाहिर सी बात है, मतलब डाटा की समझ कहाँ से आएगी? आप हम तो वहां से कुछ थोड़ा सा कोर्स किए, बाकी या जिन संस्थाओं में हमने किया, या हमारे जैसे जो और लोग हैं 30 से 40 साल की उम्र वाले, उन्होंने किया, या अभी जो नए याद आ रहे हैं, उन्होंने कितना समय दिया? वो 3-4 लाख रुपए पत्रकारिता में खर्च किए होंगे। फिर उस मैं पत्रकारिता के उस कोर्स में भी आऊंगा, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि अभी जिस पीरियड में मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ एक बड़ा यूथ जुड़ा हुआ है जी। तो उन्होंने क्या, अब उनको बताइए कि क्या हमने उनको सिखाया? पहले तो कि जब पत्रकारिता पढ़ाई कर रहे थे वो लोग, तो क्या उससे पूछे, उस आईएमसी से या दूसरे संस्थानों से पूछे जहाँ जिनका बड़ा नाम रहता है, कि उनके यहाँ उस पूरे कोर्स के दौरान कितने दिन डाटा के बारे में बताया गया उनको, कितने दिन उनका रितिका खेरक बुलाया गया, कितने दिन वहाँ दीप्ति सोनी आई जो ने बताया कि देखिए सर ये डाटा होता है, इसको आपको ऐसे समझना है, इस ग्राफ को जो ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है। वो कौन समझाएगा उनको? तो इसमें 2 लोगों की जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी उनकी है जो संस्थान है जो दिखाना चाहते हैं, वो पहले अपने पत्रकारों को इस थोड़ा सा उनको पुश करें, उनको बताएं तो कि डाटा ये है, ऐसे समझना है। और इसके लिए जाहिर सी बात है उनको थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और फिर वो पत्रकार भी वैसा एक बात मैं नहीं कहूंगा कि देखिए मैं ना, हमारे साथ मैं क्रांतिकारी टाइप का पत्रकार हूँ नहीं, है ना, और ना ही मैं चाहता हूँ ऐसा हो कि नहीं मैं अगर मैं खेती करता हूँ तो मैं खेती के लिए कुर्बान हो जाऊं, या मैं ग्रामीण पत्रकारिता हूँ तो उसके नाम पे मैं अंधा हो जाऊं। बहुत सारे पत्रकार बात कही अरविंद जी आपने। बस यहाँ पर एक, क्योंकि थोड़ा सा हमें समय का ध्यान रखते हुए कुछ और भी पहलू हैं, उन पर भी बात करना चाहिए हमें। हम अभी एक बहुत ही एक असाधारण स्थिति से गुजर रहे हैं, जो कि एक महामारी की स्थिति है, और उसकी वजह से एक रिवर्स माइग्रेशन जिसकी बात कही गई, एक पलायन की उल्टी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें लोग वापस अपने गांव को चले गए। तो इसने एक पूरी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से हिला कर रख दिया है। लेकिन इसके असर 2 तरीके से हुए। जैसे कि एक असर तो हमारे जीडीपी में दिखा कि वो जीडीपी -24 के आसपास चली गई, और उसमें जो शहरी और ऑर्गेनाइज जो अर्थव्यवस्था है उसका तो असर उल्टा दिखा। लेकिन जो लोग पलट कर वापस गांवों को गए, गांव वापस गए, वो एक लिहाज से कहें, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं, उसमें असर नहीं पड़ा, लेकिन वो अपनी अंतर्निर्भरता के नाते, अपनी सामाजिकता के नाते, या वो जो भरोसा था कि हम अपने गांव में जाएंगे तो इतना कम से कम वो होगा कि हम जिंदा तो रह सकते हैं, ये भरोसा उसको उसका गांव देता है, ये शहर नहीं देता है। तो ये 2 तरीके के असर देखने को मिले कि उससे अर्बन इकोनॉमी किस तरह से प्रभावित हुई, और उससे
रूरल इकोनॉमी किस तरह से प्रभावित हुई। तो उस लिहाज से मैं जानना चाहूंगा कि दीप्ति, कि इस तरह का कोई आंकड़ा, इस तरह की जो चीजें हैं अर्बन बनाम रूरल इकोनॉमी में, किस तरह से वो अपने को बचा पाने में इस बुरे दौर से कामयाब हुए। फिर मैं मेधा और पुष्यमित्र के भी टिप्पणियां इस पर लूंगा। तो धन्यवाद अतुल। अगर हम इंडिया डेटा पोर्टल पे जो हमारे डेटा सेट से आंकड़े उपलब्ध है उसकी बात करें, तो अभी हम उसमें काफी सारे इस तरह के आंकड़े हमने आप जैसे कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, यानी कि जल्दी जो मूव करते हैं उन आयामों की बात के बारे में बात करी है, जिसमें वहां पे इस तरह के आंकड़े हैं जिससे ये पता चलेगा कि हमारी ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का इस कोविड के दौरान क्या असर पड़ा, कैसे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुकाबले शहरी अर्थव्यवस्था पे तो इतनी दिक्कत नहीं दिखाई दी, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल जितने परेशानी के दौर में वो वैसे ही रहती है, वो और भी गहरे संकट में चली गई है। तो हमारे इंडिया डेटा पोर्टल पे इस तरह के डेटा सेट एक्चुअली उपलब्ध हैं, जिनसे हम एक्चुअली यहाँ पे जितने लोग पत्रकार हैं और जो लोग लिखते हैं या शोधकर्ता हैं या छात्र भी हैं जो इस तरह के विषयों के ऊपर लिखते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पोर्टल पे आएंगे और ये इस तरह की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें ये है कि हम 2019 में इस तरह के आंकड़े क्या बताते थे और 2020 में जनवरी से लेके अब तक के आंकड़े किस तरह से बदल रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी है। और इतना ही नहीं, इस अभी हम अपने जो चर्चा कर रहे थे, कई लोगों ने, पुष्यमित्रा ने, अरविंद ने और मेधा ने भी, सबने ये बात करी कि ट्रेनिंग या उनको इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली इंडिया डेटा पोर्टल की तरफ से हम इस तरह के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स या कोर्सेज जो है वो ला रहे हैं। वो हम अभी हमारे नवंबर में भी काफी कोर्सेज होने वाले हैं। तो इस तरह की हमने, क्योंकि हमने सोचा कि डेटा तो हमने दे दिया, और जो बात अरविंद ने भी कही और मेधा ने भी बोली और पुष्यमित्रा ने भी बोली कि जब ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकार हैं तो वो उनके पास कितना समय है या साधन है इस तरह के कि वो डेटा को समझने में समय दिखा सकें अपना, या उनको कौन समझाएगा कि ये ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो इस तरह की चीजों में हम हमारे तरफ से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमने पोर्टल तो बना दिया, पर पोर्टल बना देने से किसी को कोई फायदा नहीं होता जब तक कि हम ये ना बताएं कि पोर्टल को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, उस पर हम लोगों को प्रशिक्षित ना करें। तो हम अपनी तरफ से एक अपने संस्थागत तरीके से इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे, आप लोगों से यही मदद चाहेंगे कि आप उसके बारे में बात करें, ताकि लोग इस तरह के आंकड़े हैं, जैसे कि आंकड़े हम यहाँ पे जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, जरूरत है उनको उपयोग में लाने की। तो आंकड़े सिर्फ कहीं हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। थैंक यू। ये जो आंकड़ों की बात हुई, मेधा, एक चीज हमने देखा कि मानव श्रम बहुत पहुंच गया वापस गांव में फिर से, तो उसका एक रिफ्लेक्शन भी दिखा कि जब सारे सेक्टर में डाउन था तब अकेले थोड़ा सा कृषि की अर्थव्यवस्था में एक हमने उछाल देखा। और एक डाउन टू अर्थ में एक इससे जुड़ा एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो जिसमें ये सामने आया कि जो खरीफ का रकबा है, जो धान की खेती है, इस बार उसमें रिकॉर्ड तेजी आई है या उसमें बढ़ोतरी हुई है पहली बार। तो जाहिर सी बात है कि शायद वो जो मानव श्रम वहां पहुंचा, गांव में अपने अपने लोग पहुंचे हैं, वो लोग शायद खेती की तरफ गए, खेती में इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से ये अंतर दिखता है। तो एक तरफ आप वहां पर देख रही हैं, दूसरी तरफ पुष्यमित्र देख रहे हैं जहां की सबसे ज्यादा लोग वापस गए हैं। तो ये जो लोग वापस पहुंचे हैं, ये एक बार आंकड़ों में तो बहुत खूबसूरत लग सकता है कि बढ़ गए आंकड़े, खेती का रकबा बढ़ गया, दायरा बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन खेती में एक बड़ी समस्या हमने देखी है कि वो रहती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कि जितनी जरूरत नहीं रहती उससे ज्यादा मानव श्रम लगा रहता है, बहुत सारा मानव श्रम उसमें फजूल लगा रहता है जिसकी जरूरत नहीं है। तो वो भी एक बड़ी स्थिति है। तो ये आंकड़े तो ठीक हैं, लेकिन रियलिटी का जो वो है, उस पर आप दोनों की प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगा कि ये कितने दिन तक टिकाऊ रहेगा वहां पर, और ज्यादा हुआ तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी उल्टे सीधे असर पड़ सकते हैं। दो बातें यहाँ मैं रखना चाहूंगी। एक तो ये हुआ है कि कोविड के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति आई, और लॉकडाउन का असर बहुत अलग अलग दिखाई दिया है हमको। जो सिटीज में हमको दिखाई दिया है और वो ग्रामीण इलाकों में हमको दिखाई दिया है, उसमें काफी सारा फर्क है।
मैं खुद 1.5 महीना तुलजापुर में थी, उस्मानाबाद जिले में मेरे घर पे, और मैं पुणे नहीं वापस आ पाई थी। तो वहां पे जो चित्र दिखाई दे रहा था, एक तो ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट पहले नहीं था, तो कृषि का काफी सारा काम चल रहा था। जैसे ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, स्कूल बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है, वैसा तो वो रुकता नहीं है, और वो घर पे बैठ के काम भी नहीं कर सकते। वर्क फ्रॉम होम एग्रीकल्चर के लिए या श्रम के लिए तो है नहीं, उनको जाना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। पर काफी सारा बुरा असर उनके प्रोड्यूस पे हुआ है। जैसे कोई किसी का केले का बाग है, और या फल का बाग है, या कोई मिल्क प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसका पूरा मार्केट सिटी है, और वो जो पूरा जो सप्लाई चेन एक डिस्टर्ब किया लॉकडाउन ने, 4 घंटे के दौरान कुछ नहीं हो पाया है, और वो सारा असर हमको दिखाई दिया है। पारी पे आपको दिखाई देगा, जयदीप हर्डीकर ने काफी अच्छी स्टोरी बनाई है जो अनसोल्ड कॉटन पे है। इतनी सारी कपास है जो बेची नहीं गई है, और अभी वापस से खरीफ का कपास का पूरा कल्टीवेशन हो जाएगा, और इतनी सारी कपास होगी कि जिसके लिए मार्केट ही नहीं है। तो काफी सारा ध्यान उन चीजों पे हमको देना पड़ेगा कि सच में क्या हो रहा है खेती में। खरीफ में सोइंग बहुत अच्छी हुई है, इस साल बारिश अच्छी हुई है, वो भी एक बात है। वो सिर्फ लॉकडाउन या कोविड से जुड़ी है ऐसे मैं नहीं समझती। काफी सारी बारिश, बहुत 15 सालों के बाद जब चाहिए तब बारिश हुई है। और आपको पता है कि ग्रामीण इलाकों में इंग्लिश कैलेंडर से कुछ नहीं चलता है, खेती का अपना एक खुद का कैलेंडर रहता है जो तारों और नक्षत्रों से चलता है, और जब चाहिए तब बारिश हुई। तो महाराष्ट्र का तो चित्र ऐसा है कि खरीफ में सोइंग या कल्टीवेशन बहुत बढ़िया हुआ। ऑफ कोर्स डिल्यूज जो आया अभी लास्ट इसी महीने में, उसमें काफी सारा गया है। तो अभी क्रॉप प्रोड्यूस के आंकड़े जो आएंगे तो हमें पता चलेगा कि काफी सारा प्रोड्यूस चला गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि जो मजदूरी का सवाल है, श्रमिकों का सवाल है, जो सिटीज से उठ के अपने अपने इलाकों में वापस गए, पर काफी सारा उसका बुरा असर जहाँ पे इन माइग्रेशन ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, और वो सिर्फ सिटीज में नहीं होता। हमारा एक समझ बहुत ऐसा बना है कि माइग्रेशन जो होता है या माइग्रेंट लेबर जो आता है वो सिटीज में आता है, कंस्ट्रक्शन लेबर में आ जाता है, पर काफी सारा लेबर फार्म लेबर करके आता है। तो जैसे महाराष्ट्र का कोंकण का इलाका है जहाँ पे आम का आपने हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा है, आम है या कैशू है, वहां पे सारा जो लेबर है वो नेपाल से आता है। ये बात किसी को मन में नहीं आती है। तो वो लेबर अगर जब वापस चला जाता है तो उसका असर भी खेती पे हो जाता है, क्योंकि हमारे आंख के सामने माइग्रेंट लेबर जब हम सिटीज आता है, कंस्ट्रक्शन लेबर आता है, पर काफी सारा फार्म लेबर भी है जो अभी नहीं है। और जैसा आपने बहुत सही से कहा, शायद पुष्यमित्र जी ज्यादा मेरे से जानकारी रखते हैं कि जो स्टेट्स में वापस गए हैं लोग, वहां पे भी जो पारी के रिपोर्टर्स ने चित्र वहां का बताया है, तो काफी सारे ऐसे मुद्दे आते हैं कि वहां पे भी श्रमिकों के लिए काम नहीं है। क्योंकि वो पहले तो मुद्दा है कि वो वहां से आए क्यों, उन्होंने गांव क्यों छोड़ा। अगर वहां पे श्रम होता, उनके लिए रोजगार होता, उनके लिए काम होता, तो वो पहला तो वहीं पे काम करते, ना कि वो सिटीज में आते। ऑफ कोर्स हर एक कोई सिर्फ श्रमिक है और रोजगार के लिए सिटी में आता है ऐसा नहीं है, बहुत सारा एस्पिरेशनल माइग्रेशन भी हमारे यहाँ होता है, एजुकेशन के लिए भी होता है। पर अभी तो ये हाल है। जैसे एक स्टोरी में बेंगलोर के कंस्ट्रक्शन लेबर का बहुत अच्छा कोट एक वो रिपोर्टर को मिला था कि हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं करेंगे या वापस जाके भी कुछ नहीं करेंगे, कि वहां तो कुछ है ही नहीं। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी कि सिर्फ खेती का सवाल नहीं है, जो काफी सारी आर्टिजन्स जो लोग हैं, जो कारागिर है, उनका पूरा लाइवलीहुड्स अभी उनकी जो जीविकाएं हैं वो सारी खत्म होने के बराबर है। जो पॉटर्स है, जो बास्केट्स के वीवर्स है, जो वीवर्स है, बुनकर है, उनका, और यही नहीं है सिर्फ, हमें जो लगता है गांव में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, हर तबके में, हर सेक्टर में हमको लॉकडाउन का बहुत बुरा असर दिखाई दे रहा है। जो पहले ही श्रम था, जो रोजगार अवेलेबल था, वो ही गया है। तो अभी वापस जो आएंगे उनको कहाँ से श्रमिक वहां पे जुड़ पाएंगे, सवाल बहुत बड़ा है। पुष्यमित्र, आप चूंकि देख रहे हैं और वहां पर सबसे ज्यादा बिहार में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जो पलायन कर वापस करके गए लोग हैं, हम जानते हैं कि एक बात है कि मानव श्रम बहुत ज्यादा जब खेती में होता है तो वो भी अनप्रोडक्टिव होता है, उसका कोई उत्पादन में हिस्सा नहीं होता, तो वो बेरोजगारी को ही बढ़ावा देता है एक तरह से। बिहार में इसके अलावा एक बड़ी स्थिति है कि ज्यादातर लोग जो हैं वहां पर, वो लोग बहुत सारे भूमिहीन मजदूर हैं,
तो ऐसे भी उनके पास वहां जाकर करने के लिए कुछ नहीं। फिर भी आप वहां पर चीजों को कैसे देख पा रहे हैं? लॉकडाउन के बाद जो इतने सारे लोग गए हैं वो किसी तरह से मतलब अर्थव्यवस्था में योगदान देने की स्थिति में है भी या नहीं? रितिका जी फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। इंटरनेट शायद खराब था, तो ये सवाल असल में उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो एक बार पुष्यमित्र आपका जवाब ले ले, फिर रितिका जी के पास में जाऊंगा। जी, देखिए, बिहार की स्थिति है उसमें मेरी ये बात बहुत मुझे एक जैसी लग रही है कि बिहार जो मजदूर वापस आए थे, 27 लाख लोग अलग अलग राज्यों से वापस आए, उसमें से मुझे लगता है कि 1 महीना भी शायद कोई मजदूर रहा नहीं होगा। उसके बाद पूरे बिहार में अलग राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, जयपुर और अलग अलग राज्यों से बसें आने लगी और वो मजदूर, उन मजदूरों को ज्यादा देके ये लोग फिर वापस ले गए। पंजाब में उस वक्त रोपनी का मौसम था, तो उस वक्त ज्यादातर मजदूर वापस चले गए। दूसरी बात की यहाँ जो आर्थिक संकट हुआ, इसके कारण बड़े पैमाने पर बाल मजदूरी भी बिहार में बढ़ी क्योंकि स्कूल बंद थे। तो जितना माइग्रेशन हुआ, वहाँ जो लोग आए लगभग सारे लोग वापस चले गए। उसकी एक वजह ये भी रही कि जून जुलाई में बिहार में 16 जिले बाढ़ से डूब गए थे, तो जो धान की फसल लगी थी वो बर्बाद हो गई। और तीसरी बात जो उनकी बात से मुझे समझ में आ रहा है कि मक्के की फसल थी उत्तर बिहार की, उसको बहुत कम कीमत मिली क्योंकि खरीदार नहीं आए, तो उनका और भी नुकसान हुआ। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मैन पावर उठने का कोई बहुत फायदा मुझे बिहार में आता दिखा नहीं। उसी तरह एक तो ये निश्चित तौर पर था कि वहाँ रोजगार उतने नहीं थे और संभावनाएं उतनी नहीं थी, ज्यादातर लोग भूमिहीन थे, तो वो फिर वापस लौटे, उनको अच्छा ऑफर मिला तो वो वापस लौट गए। और दूसरी बात ये हुई कि बाढ़ के कारण और भी संभावनाएं खत्म हो गई। और कुछ सरकार ने नरेगा और दूसरी तरह की आम योजनाओं की बात थी कि इसके जरिए हम लोगों को रोक लेंगे, और इस पर ने चुनाव का साल होने के कई बार कई प्रयास करने की भी कोशिश की थी, प्रयास बहुत सफल होते हुए नजर नहीं आया, इसलिए लोग लौटे। इसके साथ ही आपको याद होगा कि खगड़िया में एक योजना शुरू हुई थी, खगड़िया से पूरे देश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, जिसमें 125 दिन के रोजगार देने की बात हुई थी और वो पूरे देश में लागू होने वाला। तो सरकार ने मनरेगा और इन दोनों योजनाओं के जरिए लोगों को रोजगार देने की कोशिश की, वो भी नहीं हुई, और यहाँ तो व्यवस्था उस तरह की थी नहीं, इसलिए ज्यादातर लोग फिर से वापस लौटे। जी, रोजगार का जो मसला है, मैं रितिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं फिर से, उनसे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है इसका जवाब देने के लिए। हमने देखा कि अप्रैल से लेकर और सितंबर के महीने के बीच में 87 लाख नए MNREGA के तहत नए जॉब कार्ड इशू किए अलग अलग राज्य सरकारों ने देश की। तो हम एक चीज पाते हैं कि इस तरह की स्थिति में अचानक से नरेगा जो था वो सरकारों के लिए कवच बन गया, एक सेफ्टी वर्ल्ड की तरह से सामने आया, और ये एक तरह से बड़ा नीतिगत डाइवर्जन था सरकारों के स्तर पे। अलग अलग सरकारें, राज्य सरकारों ने इतने सारे, क्योंकि उससे पहले वो उसको लगभग सौतेला व्यवहार था और वो नरेगा को एक तरह से असफल करार दे चुकी थी सरकारें। ये जो नरेगा की स्थिति है भारत जैसी स्थिति में, और खासकर पेंडेमिक की स्थिति में, उसने हमें बचा लिया थोड़ा सा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से नरेगा और एक मतलब दो पाँव अगर देखें तो एक नरेगा था और दूसरा था खाद्य सुरक्षा कानून, क्योंकि उस खाद्य सुरक्षा कानून जिससे भी बहुत गाली पड़ी है, खासकर जो अंग्रेजी मीडिया में कॉलमनिस्ट हैं और अपना विचार रखते हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो चाह रहे थे कि जब खाद्य सुरक्षा कानून बना कि वो हम अनाज देना बंद कर दे और लोगों के हाथ में नकद दे, और ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल काम नहीं आता। आज ये जो पिछले 6 महीने में PDS जन वितरण प्रणाली ने काम किया है, साथ में वो लोगों तक अनाज पहुंचा है, और दूसरी तरफ नरेगा के द्वारा जो रोजगार मिला है उससे उनके हाथ में थोड़ा सा नकद पैसा पहुंचा है। ये दोनों चीजों ने लोगों की बहुत मदद की है, लेकिन दोनों ही प्रोग्राम एक्चुअली विचार करने लायक है कि दोनों ही प्रोग्राम के साथ न सिर्फ इस सरकार ने, लेकिन जो कांग्रेस वाली पिछली सरकार थी उन्होंने भी सौतेला व्यवहार एक तरह से किया। नरेगा की जो खराब स्थिति हुई,
आज इससे पहले, वो इस सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसके बीज बोए गए थे कांग्रेस की दूसरी सरकार में, जब इसमें आधार जोड़ दिया। और दूसरा जो पीडीएस है, जन वितरण प्रणाली है, उसमें भी आधार की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। जो नए जॉब कार्ड आप कह रहे हो बने हैं, उनमें से काफी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो ऐसे लोग हैं जिनके आधार न जोड़ने की वजह से कट गए थे, और उनको बताया भी नहीं किसी ने कि आपको आधार जोड़ना है। उन्होंने आधार नहीं जोड़ा और फिर उनको घोस्ट करार कर दिया और उनके नाम काट दिए गए। उसी तरह से राशन में भी बार बार सरकार ये कहती है कि अगर आपका आधार नहीं जुड़ा मतलब आप हैं ही नहीं, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो वो बूढ़ा बूढ़ी को किसी ने ये सूचना नहीं दी, ना ही उन तक ये व्यवस्था बैठाने की कोशिश की कि आपका कैसे आधार जोड़ा जाए ताकि आपकी पेंशन, राशन, रोजगार, ये सब चीजें जारी रहें। तो ये जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की नीतियां हैं, उसका मेरे ख्याल से जो मीडिया में जिस तरह से, खासकर इंग्लिश मीडिया के बारे में मैं कहूंगी कि बहुत उनको थू थू करके हमेशा डिस्कशन होता है, और क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उसकी आवाज बहुत कम है। थोड़ा सा पहले मैं पता नहीं कब कट गई, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रही थी, अगर आप इजाजत दें तो। जी बताएं। अच्छा, तो जैसे डेटा है ना, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। मैं कह रही थी कि नरेगा का जो पोर्टल है उसमें ये दिखता है कि आप कितना काम मांगा गया और कितना काम दिया, लेकिन जो ब्लॉक ऑफिस में जहाँ पत्रकार बैठा है उसको पता होगा कि जो ब्लॉक डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो मांग की एंट्री तभी करता है जब वो काम देने की स्थिति में हो, इसलिए वो दोनों चीजें लगभग साथ साथ हमेशा चलती है। तो पत्रकारों को बाहर जाना बहुत जरूरी है। डेटा उनकी मदद कर सकता है लेकिन वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मुझे डर ये है कि जैसे अर्थशास्त्र में ये होने लगा है कि डेटा आपको गोदी में मिल जाता है आराम से, डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप अच्छे अच्छे ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन बिना समझ के आपको ये भी नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं उनको इतनी भी समझ नहीं कि इसको हम एवरेज दिखाएं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं। मतलब बहुत ही सरल सी चीज है, इतनी समझ होनी चाहिए। तो और दूसरा इसी से जुड़ा, मेरे ख्याल से डेटा बहुत ही पॉलिटिकल है। आपकी सरकार किस चीज पे डेटा इकट्ठा करती है और किस चीज पे चुप रहती है, वो बहुत जरूरी चीज है। और बहुत सारे जो लोगों के अहम मुद्दे हैं उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आपको दिख रहा है उस प्रेजेंटेशन में कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऊपर 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 जा रहा है, लेकिन लोगों के पेट में क्या केवल अनाज जा रहा है कि वो दालें भी खा रहे हैं, अंडा, दूध, मक्खन उनको मिल रहा है कि नहीं। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो इस तरह का डेटा इकट्ठा करता था कि लोगों तक कितना पोषण पहुंच रहा है, और उसको कुछ साल पहले वाइंड अप कर दिया गया। और अभी भी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बहुत अच्छा, मतलब हम हमेशा उसकी गलतियां भी निकालते हैं लेकिन फिर भी वो सबसे विश्वसनीय सूत्र है डेटा का, लेकिन उसको भी कमजोर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से डेटा को ऐसे भगवान ना बना दिया जाए, और जो पत्रकारिता का काम है कि वो जाके समझें जमीनी स्थिति, और खासकर ग्रामीण मुद्दों पे बहुत कम मुझे ऐसे लगता है बाहर जाते हैं लोग, बहुत कम। क्योंकि वो उन लोगों की पूछ ही नहीं है, ना टीवी वालों को वहां तक अपना बेचने का सामान बेचना है, तो उनको लगता है ठीक है कोई बात नहीं। टेलीविजन के लिए असल में ये बहुत अट्रैक्टिव आइडिया नहीं है खेती किसानी। उसकी वजह से भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको काफी गायब किया। ले देखिए जो हमारे सामने स्थिति निकल कर आ रही है कि डाटा बहुत जरूरी है किसी भी कहानी को सपोर्ट करने के लिए, उसको बहुत ऑथेंटिक बनाने के लिए, अपनी बात को बहुत स्ट्रांग तरीके से रखने का काम कर सकते हैं डाटा। लेकिन वो केवल डाटा अकेले ये कर पाने में सक्षम नहीं है। उसके पीछे जो संसाधन, जो रिसोर्स इन्वेस्ट करना है मीडिया संस्थानों को अपने रिपोर्टर के ऊपर, अपने पत्रकारों के ऊपर, वो एक बड़ी समस्या है। वो कहीं नहीं, वो पूरी तरह से मिसिंग है, जिसका जिक्र हम लोगों ने, कई हमारे पैनलिस्ट ने भी किया शुरू में ही, कि हमारे सामने दूसरा पी साईनाथ का उदाहरण क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव आइडिया नहीं रहा मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए अब।
थोड़ा सा समय का भी वो है, और हमारे पास कुछ सवाल हैं, तो उन सवालों को ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ी सी बातचीत का थोड़ा सा और कुछ दूसरे दरवाजे खुलेंगे। मैं 2 सवाल सबसे पहले ले लेता हूं। एक तो एक का जवाब रितिका जी दे दें, जो कि देवेश मिश्रा का सवाल है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी इस समय एक बहस चल रही है कि वो डाटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, उसकी जानकारी एनआईसी के पास नहीं है और इसके अपने खतरे हैं। तो आपका अपना क्या मत है रितिका, इस तरह के ये जो जिस तरह से हमारे सामने आया है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सरकार के स्तर पर इस ऐप को बहुत प्रचारित किया गया, लॉकडाउन के दौरान इसको सबको डाउनलोड करने के लिए कहा गया, और अब ये बताया जा रहा है कि इसका डाटा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। तो इस पर आपके, और दूसरा हर्षित बाबू का एक सवाल है जो कि व्हेन विल द डाटा सेट रिलेटेड टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर विल बी एडेड और बी अवेलेबल ऑन दिस पोर्टल? ये दीप्ति के लिए है सवाल। तो पहले रितिका और फिर दीप्ति, आप अपना जवाब दे सकते हैं। जी, देखिए जब ये आरोग्य सेतु ऐप बना था ना, तो हम लोग बहुत चिंतित थे क्योंकि हमें तुरंत लग रहा था कि ये प्राइवेसी से जुड़ा सवाल है और केवल वो केवल स्मार्टफ़ोन पर डलने वाला ऐप है और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 लोगों के पास स्मार्टफ़ोन कनेक्शन है। तो वो केवल 1/3 लोगों का ट्रेसिंग करके आप क्या करोगे, और ट्रेसिंग करके आपको पता भी चल जाएगा, तो अगर आपके पास नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टेस्टिंग किट नहीं है, दवाई नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा? एक तो ये बात हुई। दूसरा, ये जो प्राइवेसी से जुड़ा सवाल है, एक हद तक हम लोग जो आधार के खिलाफ 10 सालों से बोल रहे हैं, हमें थोड़ी निराशा भी हुई कि इतना काम करने के बाद भी सरकार देखिए इस तरह का ऐप ला रही है जो निजता के हक की इतनी हानि कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर एक अच्छी बात भी हुई, जो हमें आधार के मामले में लोगों के दिमाग में निजता को लेकर जागरूकता पैदा कराने में 7 साल लगे, क्योंकि 2017 में लोग थोड़ा-सा जागरूक हुए और इसको पुशबैक मिला। वो पॉइंट आरोग्य सेतु की डिबेट में 7 दिन के अंदर आ गया। 7 दिन के अंदर सवाल पूछे जाने लगे और धीरे-धीरे सरकार को पीछे कदम उठाने पड़े। पहले बहुत अनिवार्य करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे उन्होंने कहा एडवाइजेबल। तो मेरे ख्याल से ये जो निजता का सवाल है, उस पे लोगों को अपना दिमाग ज़रूर थोड़ा सोचना चाहिए कि जो जिस तरह के तर्क सामने से आ रहे हैं कि आपका स्मार्टफ़ोन भी आपकी निजता के हक की हानि करता है, तो मेरा ये है कि अगर एक चीज़ खराब है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप 2 चीज़ें खराब होने दीजिए अपने आप को, है ना? दूसरा, वो कहते हैं कि गूगल भी तो आपका डेटा चोरी कर रहा है, या कहते हैं कि भई हमारे यूआईडी सर्वर से चोरी नहीं हुई डेटा की। अगर आपके घर में चोरी हो रही है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो चोर दरवाजे से आया कि खिड़की से आया? आपको इस बात के पे चिंता है कि आपकी चोरी हो गई। तो चाहे वो आधार वाले चोरी करें या वो दूसरा तरीका आरोग्य सेतु से निकालें, उससे हमें इस तरह के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और मेरे ख्याल से सतर्क रहने से, सवाल उठाने से ज़रूर एक रास्ता खुलेगा। दीप्ति, आपका जवाब। धन्यवाद अतुल। हर्षित, आई थिंक उन्होंने ये सुझाव दिया है कि हेल्थ और हेल्थ केयर रिलेटेड जो डेटा है वो इंडिया डेटा पोर्टल पे कब आएगा, तो इस सुझाव के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस समय हमारे पास हेल्थ और हेल्थ केयर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो डेटा उपलब्ध है इंडिया डेटा पोर्टल पे, वो है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स। स्पेशली हम जब बात करते हैं 2019 और 2020 के आंकड़ों की, क्योंकि ये हमने हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर के अंतर्गत डाला हुआ है, तो इस तरह के आंकड़े अभी इस समय उपलब्ध हैं। बाकी इस पे काम चल रहा है, मतलब ये हमारे आगे के प्लान का हिस्सा है, और आगे हम जैसे जैसे जाएंगे उसमें और चीजें ऐड करते जाएंगे। ठीक बात। एक और सवाल है मोहम्मद सलमान का। मैं आप लोगों से स्वच्छ भारत मिशन की कवरेज के बारे में पूछना चाहता हूं। आमतौर पर डेवलपमेंट एजेंसीज जैसे कि यूएन या फिर भारत या सरकार के आंकड़ों के बेसिस पर रिपोर्ट होती हैं, मगर ओडीएफ का जो मामला है इसमें ज्यादातर तस्वीर साफ नहीं आ रही है, सही तस्वीर नहीं आती बल्कि गलत तस्वीर सामने आती है। तो इस पर आप क्या करते हैं इस तरह की स्थितियों पर? पुष्यमित्र, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि ओडीएफ का जो मामला है, हम लोगों ने बिहार में भी बहुत देखा कि गांव के गांव घोषित कर दिए गए और कि वो खुले में शौच से मुक्त हैं, और उसके बावजूद वहां पर स्थितियां ऐसी सामने आई कि तस्वीरें सामने आई कि वो
लगातार जारी है। तो सरकार के आंकड़े और मीडिया की जो तस्वीरें हैं वो दोनों आपस में मेल नहीं खाती। देखिए, जो बिहार की थी है, यहाँ ट्रेंड चला, मुझे लगता है कि पूरे इसमें ये ट्रेंड चला होगा अधिकारियों के लिए कि अपने इलाके को आप ओडीएफ घोषित कर दीजिए, आपका नाम होने लगेगा और आपके प्रमोशन में भी और दूसरी चीजों में उनको सुविधा हो जाती है। इसलिए यूनिसेफ ने उन लोगों को प्रमोट किया, इन्होंने धराधर अपने तरीके से ओडीएफ अपने जिले को दिया। लेकिन ओडीएफ करना बिहार में बहुत मुश्किल है, इसलिए जो मैं फील्ड के अनुभव से समझता हूँ, बिहार में जो बताते हैं वो ये है कि 65% आबादी बिहार की जो है वो भूमिहीन है, और उसमें बड़ी आबादी ऐसी है जो छोटे जमीन के टुकड़े पर रहती है, 1 डिसमिल 2 डिसमिल में बड़ा बड़ा रहता है, और वहाँ घर में शौचालय बनाना बहुत मुश्किल काम है। जो मैंने कई जगह देखा, लोगों के पास सोने के लिए, रात में के लिए जगह नहीं होती, और वहाँ अगर शौचालय उनसे जमीन कहें तो उनके लिए जमीन देना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात की उसको लेके कंसेप्ट ये चला कि सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक शौचालय को लेकर तरह की योजनाएं ओडीएफ की स्कीम के तहत लागू हुई, वो बहुत सक्सेसफुल हुई। इसलिए बिहार में ओडीएफ होना बहुत मुश्किल काम है, और उसको लेके एक अलग की योजना बनाने का, अलग ढंग के माइंडसेट की सर की जरूरत है। इसलिए अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन हड़बड़ी में ये टारगेट दे दिया गया कि समय में कर देना है, तो जिलाधिकारियों ने भी, सर ने भी अपने तरीके से घोषित कर दिया, जैसे कर दिया, इसलिए वो चीज फिर नजर। जी, एक सवाल नहीं, एक बस एक टिप्पणी है नीलम की। फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस आई वुड लाइक टू स्टेट माय अप्रिशिएशन फॉर द गांव कनेक्शन टीम, extraordinary commitment and superb work, especially given the financial and logistical constraint of field journalism at the state level. ये भी एक बड़ा कंसर्न है लोगों का। अरविंद, आप चूंकि जुड़े हैं, अगर आप इसके थोड़ा रोशनी डाल पाएं कि एक बड़ा दिक्कत रहती है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में, और वो भी दूर दराज के इलाकों में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट रहता है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो उस चीज से पता है हमें कि गांव कनेक्शन भी कोई बहुत बड़ा इस तरह का सेटअप नहीं है, बहुत सारे सीमित संसाधनों के बीच में काम करता है। तो कैसे आप लोग इससे तालमेल बिठा पाते हैं? हाँ, ये सवाल अक्सर आता है कि कई बार होता है, मैं महाराष्ट्र गया तो मान लो हमने फ्लाइट पकड़ ली, तो फिर वो बाद में आया, अच्छा गांव कनेक्शन का पत्रकार ऐसे कैसे आ गया, तो फिर मुझे बाद में अच्छा लगा कि ये तो बहुत दिन बाद की बात थी, पहले हम लोग इंडिया घिस चुके हैं बहुत उससे करके, तो वो ये बताया कि अगर हम 2 दिन ट्रेन जाते तो हमारा कितना नुकसान हो जाता उसमें, तो हम कितनी स्टोरी करते। तो हमने उसका एक वो लगाया कि अगर हम किसी पत्रकार को एक स्टोरी करने का 2000 रुपए देते हैं, और मतलब जो एक बात है वो इतना हम देने की कोशिश करते हैं, दे रहे हैं उसको, तो उसमें कितनी स्टोरी करे वो, और जबकि खर्चा ज्यादा आता होगा। जैसे मैं महाराष्ट्र गया या मैं तमिलनाडु कर्नाटक साइड में गया या कहीं भी गया, तो मैं कोशिश करता हूँ हमने कितना पैसा खर्च किया। मतलब मैं 5 दिन का ट्रिप अगर मैं बनाता हूँ, अपने लिए बताता हूँ, फिर बाकी लोगों के लिए भी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले से इतनी स्ट्रांग मैं अपनी फील्डिंग करके जाऊं कि मैं उस अपनी ट्रिप से अलग अलग तरीके से 10-15 कुछ बात स्टोरी करके लाऊं, ताकि हमारा वो बैलेंस जो है वो बने। और दूसरा, जब हमारे साथी, क्योंकि हम अकेले नहीं, हम तो बहुत कम लोग हैं, बाकी फील्ड में हमारे साथी ज्यादा है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो मैं उनको क्या सुझाव देता हूँ कि मैं उनसे कहता हूँ कि जब आप कहीं जाने की ट्रिप बनाए, तो फिर वो हमसे जब कंसल्ट करते हैं जो लोग, तो हम उनको बताते हैं, जैसे मान लो किसी को जाना है पंजाब साइड में, वो दिल्ली से पंजाब जा रहा, तो मैं हम उससे सजेस्ट करते हैं कि वो 2 से 3 या 4 स्टोरी करने की कोशिश करे, या और कुछ ऐसा निकाले हो, ताकि उसका जो, अगर हम उसको 2000 रुपए या 2500 रुपए पर स्टोरी देते हैं, तब भी उसको 10-15-20 हजार का महीने का ये आ पाए। तो ये हमारी तरफ से अपनी कोशिश रहती है कि उसका एक न्यूनतम खर्च, हम किसी का घर चलाने के भी उस तरह तो नहीं है सब लोगों का, लेकिन कोशिश ये करते हैं इसका जो मिनिमम खर्च है ना वो आ पाए, और वो फिर धीरे करके अपनी मतलब इससे स्वतंत्र होगा कि वो रहेगा कहाँ या वो खाएगा क्या। पेट्रोल, अगर हम देखें, जैसे मैंने शुरुआत में हमने बोला था कि शहर की पत्रकारिता बहुत आसान है, आपने यहाँ पे सिटी से कहीं पे है, आपने गाड़ी के लिए 15-20 किलोमीटर में चौकी पर करके आ गए, लेकिन अगर किसी पर्सन को रिपोर्टिंग करने जाना है, बाहर गांव में जाना है, और पटना से आगे कोई 200 किलोमीटर चला गया, कितना खर्चा आएगा, जिस तरह से बिहार सड़कें हैं या यूपी में संसाधन है, तो फिर वो दिक्कत है। तो ऐसे में पत्रकार को एक बहुत समझना है जो फील्ड में जा रहा है कि कंसल्ट करके जाए, अपने पहले जाकर लोग बात करके जाते हैं, फिर वो उस जिस दिशा में जा रहा है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करता है, तो मुझे लग रहा है कि संस्थान के ऊपर भी भार नहीं बनेगा वो, और उसके लिए भी अच्छा होगा कि वो मतलब पत्रकारिता को एंजॉय कर पाएगा। ये इस पे हम काम करते हैं। हाँ, मतलब अपने जो सीमित संसाधन है उसका जितना अधिकतम इस्तेमाल कर सकें आप, वो
यही एक स्ट्रेटजी है। ज्यादातर मीडिया संस्थान जो छोटे स्तर पे काम करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं मेधा से जानना चाहता हूँ, और इनफैक्ट इसमें मेधा जी की भी, रितिका जी की भी और दीप्ति की भी टिप्पणी हो सकती है। बेसिकली जो रूरल इकोनॉमी है उसमें जेंडर और कास्ट का बड़ा रोल रहता है। तो ये देवेश मिश्रा का सवाल है, जाति और जेंडर का क्या रोल रहता है, कैसे काम करता है। मैं जेंडर के सवाल पर अगर जाऊं सर, तो वो कहीं रिकॉग्नाइज नहीं होता। बड़ी आबादी महिलाओं की खेती किसानी और जो रूरल इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका कहीं रिकॉग्निशन नहीं है। तो इसको देखने का कोई नजरिया, इससे जुड़े कुछ आंकड़े अगर आप रोशनी डाल सके, रितिका और दीप्ति और मेधा, क्योंकि मेधा आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आप से जानना जरूरी होगा कि इस तरह के एक्सपीरियंस जब आते हैं। मैं एक शुरुआत तो मैं रखूंगी जो मैंने खुद ने पारी पे एक स्टोरी की थी जो कैटल कैंप्स पे थी। पिछले साल महाराष्ट्र में बहुत बुरी, पिछले 2 सालों से बहुत बुरी तरह का सूखा पड़ा था, और जनवरी महीने से ही महाराष्ट्र के वेस्टर्न महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में कैटल कैंप्स लगे थे, जहाँ पे रहने वाली तो सारी औरतें थी। तो बहुत सारी जगह पे हमने यही देखा कि कैटल कैंप में रहती कौन है, तो औरतें रहती हैं, और गांव में उनके पति और बच्चे हैं। तो एक पूरा समाज 2 हिस्सों में बट गया था, और पूरा जो श्रम था, क्योंकि वो कैटल कैंप में जो थी, वो चारा जो छावनी बोलते हैं महाराष्ट्र में उसको, वहां पे जो थी वो सब अपने जानवरों का सब ख्याल रख रही थी, उनको खाना खिलाना पिलाना, पानी लाना, खुद का सब करना। पर उतना ही नहीं था, वो घर के कपड़े वहां पे आते थे वो धो रही थी, वहां से बर्तन आते थे वो धो रही थी, हफ्ते में एक बार वापस जाके वहां पे जाके वहां का घर का सारा कामकाज निपटा के, घर का पूरा काम निपटा के वापस वो आ रही थी। तो जेंडर तो बहुत ही अहम एक इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चलता है कि रोजगार की स्थिति क्या है, फिर इकोनॉमी की पूरी स्थिति क्या है। खेती किसानी तो महिलाओं के बिना हो ही नहीं पाएगी, या कोई भी, अगर आप बुनकर का भी एक कोई फैमिली ले लो, तो जितना काम वो बुनकर खुद करता है उतना ही या उससे ज्यादा वाला काम उस घर की महिला करती है। और वो सिर्फ पत्नी है ऐसा नहीं, वो बेटी हो सकती है, वो माँ, बूढ़ी माँ हो सकती है, या कोई भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बात है। दूसरी बात हमको ये भी समझनी है कि महिलाएं अकेले ही माइग्रेट करती है, और जब रेलवेज हमारा अभी बंद है, ट्रेन सर्विस बंद है, तो कितनी सारी महिलाओं का रोज का काम अभी बंद हो गया है। क्योंकि काफी सारी महिलाएं, जैसे बंगाल में आप देखो या महाराष्ट्र में आप देखोगी, दूर दराज के छोटे से स्टेशन से निकलेंगी, सिटीज आएंगी, काम करेंगी पूरा दिन, फिर वो डोमेस्टिक वर्कर करके काम करती है, या वो वहां से लकड़ी लेके आती है, शहरों में बेच देती है, या गाड़ी में चढ़ के गाड़ी में उनका काफी सारा जो छोटा मोटा चीज वो बेचती है। वो सारा रोजगार अभी बंद है। तो रेलवे बंद होने से भी हमको पता चलता है, तो महिला का वो जो रोल है वो माइग्रेशन में भी उतना ही है, गांव के श्रम में भी उतना ही है, और सिटीज में भी। आप अगर देखो महाराष्ट्र में तो हमें पता है कि 30% ऑफ द हाउस होल्ड्स आर हेडेड बाय वुमेन, जहाँ पे महिला ही है जो वो ब्रेड विनर, हम उसको नहीं बोलते, वो घर की खुद सारा चीज करने वाली महिला है। उसका नाम कभी हेड ऑफ द हाउस होल्ड करके नहीं आता है, लेकिन जेंडर और कास्ट उतना ही अहम मुद्दा है। और डिसेबिलिटी में उसको जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि उसके बारे में बात हम करना भूल गए हैं, क्योंकि कास्ट और जेंडर के डिस्क्रिमिनेशन से भी ज्यादा एक और तबका हमारे पास है जो डिसेबल्ड लोगों का है। उनके बारे में भी बात, ये श्रम और रोजगार के बारे में करना बहुत जरूरी है। ठीक बात। क्योंकि हमारे पास समय का है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इन सब विषयों पर भी बात करें। रितिका, आपका क्या लगता आकलन है, ये जो हम एक बड़े हिस्से को, मानव श्रम का एक बड़ा हिस्सा जो लगा हुआ है रूरल इकोनॉमी में, इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है? एक्चुअली ये बहुत जरूरी चीज है। मेरे ख्याल से अर्थशास्त्र में भी ये प्रॉब्लम है, पत्रकारिता में भी ये प्रॉब्लम है कि महिलाओं की और जो बहुजन समाज है उन लोगों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और उस वजह से उनका जो नजरिया है वो पूरी तरह से न हमारे अर्थशास्त्र में शामिल हो पाता है। और पत्रकारिता में तो ये बहुत सवाल, पहले भी काफी डेटा इकट्ठा किया गया है कि कॉलम पेजेस जो होते हैं अखबारों में, वहां पर कितने कम दलित और आदिवासी आवाजें पहुंच पाती हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमारी रिसर्च में भी हमें बहुत दिखता है कि अगर हमारी टीम में
महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स जो छात्र शामिल होते हैं, तो महिलाएं ज्यादा खुल के भी बात कर पाती हैं। हम उनसे इस तरह के सवाल पूछ पाते हैं जो शायद लड़कों से नहीं वो बात कर पाती। उसी तरह से जाति में भी जरूर होगा, और जो हमारे सवाल होते हैं, हमारे क्वेश्चनर होते हैं, प्रश्नावली होती है, उसमें भी हम क्या ठीक तरह के सवाल पूछ रहे हैं, उसमें उस स्टेज पर भी मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज है या महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाने की बहुत जरूरत है, ताकि जो हमारे समाज में एक तरह से अपार्थाइड चल रहा है ना, क्योंकि रूरल और अर्बन के बीच में जो अलगाव है वो पत्रकारिता के द्वारा ब्रिज नहीं हो रहा, वो इनफैक्ट बढ़ाया जा रहा है। उसी तरह से महिलाओं के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो जाते हैं, साइडलाइन हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो देश की प्रगति है उस पर ऑब्वियसली प्रभाव पड़ रहा है। तो जी मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था इसमें। हम कहते हैं ना कि जब महिलाओं की बात चल रही, आप गूगल पे जाइए, हम लोग बहुत सारा गूगल आधारित करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, डाटा भी वहीं जाके सर्च मारते हैं। आप गूगल पे जाइए, खेतीहर मजदूर या फिर किसान लिखिए, फार्मर लिखिए, आपको 90% तस्वीरें हैं जो वो पुरुषों की आएंगी। वो तो क्या है, उसके पीछे ये है कि हमने खींची उन्हीं की फोटो है। हमें प्रदर्शन की फोटो लगानी होती है, हमें गेहूं बेचने वाला लगाना है, हमें धान बेचने वाला लगाना है, तो फोटो हम वही लगाते हैं। अब आप देखिए, आप महाराष्ट्र से शुरू करिए, जैसा कि मेधा जी कह रही हैं, और राजस्थान होते हुए गुजरात होते हुए बिहार, छत्तीसगढ़, वहां तक पहुंच जाइए। जो चावल है, चाहे उसे खिचड़ी खाएं, चाहे पोहा बनाए, चाहे और किसी उपकरण रूप में जो हम इस्तेमाल करते होंगे, उसकी नर्सरी डालने से लेके निराई और कटाई तक का सारा काम महिलाओं का है। लेकिन कभी हम उस तरह से उसको मतलब प्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, गन्ने में हो सकता है पुरुषों का ज्यादा काम हो सकता है, नहीं बाकी आप चाहे जितनी सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, दूध तो इतना काम है। लेकिन जब फोटो की बात आती है ना, जब कभी कोई संस्थान भी लगाता है उसमें, तो आप देखेंगे आदमी कैन लेके जा रहा है, उसी तस्वीर लगा दी। तो ये भी एक मतलब पत्रकारिता में भी इस तरह का है कि हमने वही चीजें प्रेजेंट की जो अच्छा ठीक है जैसा लगाना, महिला लगाएंगे साथ किसान ना आए। तो जो हम करते जा रहे हैं धीरे धीरे वो चीजें गूगल ने पकड़ी होंगी, वही हमारी मानसिकता में आएंगी। जी जैसे कह भी नहीं कि हमें, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं है उतना, तो वो देखने वाली है। तब तक इस तरह के आंकड़े हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा बातचीत में तो निकल कर ही आया, फिर भी इंडिया डाटा पोर्टल पे इस तरह की चीजें उपलब्ध हैं क्या, और क्या अगर कोई योजना भविष्य में? अतुल, हाँ मैं यही कहना चाहती थी यहाँ पे कि अगर आप इंडिया डेटा पोर्टल के जो कई आंकड़े हैं वहां पे, चाहे हम वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा की बात करें, या फॉर्मल और एम्प्लॉयमेंट यानी कि औपचारिक रोजगार की बात करें, या कृषि से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा है, वहां पे महिलाओं और पुरुष के आधार पर, मतलब जेंडर के आधार पर और जाति के आधार पर भी कुछ आंकड़े मिल जाएंगे इस समय। हालांकि इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और हमारे आगे यही कोशिश है कि हम इस तरह के और आंकड़े उसमें डाल सकें। लेकिन फिलहाल अगर कोई जचाहता है इस तरह के आंकड़े एक बेसिक रूप में अगर उन्हें चाहिए, तो वो ये आंकड़े यहाँ पे इंडिया डेटा पोर्टल पर उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू दीप्ति। मेरे ख्याल से बहुत सारे इसके विषय हैं, और बहुत सारी इस पर और भी बातें हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी इससे जुड़ी है, बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था का मसला है ये। फिर भी जो रोजगार के नजरिए से और पत्रकारिता के नजरिए से विशेषकर जो बात सामने आई, उसमें निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इंडिया डाटा पोर्टल या इस तरह के जो आंकड़े उपलब्ध करवाने वाले प्लेटफॉर्म है, वो निश्चित रूप से पत्रकारिता को एक बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, बड़ा रिपोर्टिंग के को बहुत धार दे सकते हैं, उसको बहुत मजबूत कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो मुख्यधारा का मीडिया है वो ग्रामीण पत्रकारिता को, रूरल जो उसकी जो इकोनॉमी है ग्रामीण क्षेत्रों की, उस पर ध्यान दे, उस पर इन्वेस्टमेंट करे, उसको मुख्य धारा की पत्रकारिता का हिस्सा समझे, क्योंकि वो भी इसी देश के लोग हैं, इसी देश का हिस्सा है, और उससे भी बहुत कुछ चीजें तय होती हैं देश के नीतियों में, देश के आगे बढ़ने पीछे घटने, जीडीपी, जिन भी चीजों के ऊपर आप देश को नापते हैं उसमें उनका भी उतना ही बड़ा हिस्सा है। तो इन दो चीजों को के साथ ही हम अपने आज की इस पैनल डिस्कशन को यहाँ पर रोकेंगे, और फिर इस विषय के ऊपर आगे भी बातचीत के दरवाजे खुले रहेंगे। रितिका जी, अरविंद, पुष्यमित्र, मेधा और दीप्ति, सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत ही शुक्रिया है। और जो लोग इस पैनल में जुड़े ऑनलाइन, जिन्होंने अपने सवाल भेजे, हमारे जो दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे इस पैनल डिस्कशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।